सभी को नमस्कार। आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम इस एक और नई वीडियो में त्रिभुज से संबंधित, जो कि त्रिभुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मैथ्स में, हमारी शुरुआत की क्लास से लेकर बड़ी क्लासेस तक सभी पढ़ाई में कहीं ना कहीं योगदान देता है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसकी जानकारी, इससे संबंधित नियमों की जानकारी हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आज हम इन त्रिभुज से संबंधित 22 महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपको आगे बहुत ही काम आएंगे। तो ये वीडियो सभी मैथ्स के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 22 महत्वपूर्ण नियम जो हर कंपटीशन में आते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमें पता होने चाहिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नई शॉर्ट ट्रिक्स की, मैथ्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएँ, वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप अंत तक देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो त्रिभुज के 22 महत्वपूर्ण नियम हैं, ये मैंने लिए हैं www.indiaaudios.notes.in, यहाँ से मैंने ये उठाए हैं। तो यहाँ से अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मैथ से संबंधित बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। तो ये मैंने आपको जो सोर्स है इसका, वो आपको बता दिया है। गूगल पे भी आप सर्च करके बता सकते हैं, और ये मैंने वहाँ से आप लोगों के लिए निकाले, सर्च किए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इनको अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहला नियम, न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले तो आपको त्रिभुजों के बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन में मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ कि त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज वही जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 उसके शीर्ष होते हैं और 3 उसमें कोण होते हैं। ऐसे आकृति को एक क्लोज, ऐसा मतलब बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कम से कम मतलब जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कम से कम एक कोण जो है आपका अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसका कम से कम एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो वही बात इसमें बता रखी कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और शेष 2 कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि उन दोनों शेष 2 कोणों का योग भी 90 ही डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी 2 कोणों का योगफल भी 90 डिग्री हुआ होगा। और अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, और अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। ये आप अच्छे से जानते होंगे। फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, यानी उस त्रिभुज में कोई एक कोण आपका 90 डिग्री से जरूर अधिक का होगा। अब आते हैं भुजाओं के आधार पर। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में असमान होती हैं, यानी कोई भुजा समान नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई 2 भुजाएं आपस में समान होंगी और समान भुजाओं के विपरीत कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि इस टाइप का अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी उसकी अगर आपकी ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इन समान भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है। तो और ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई विषमबाहु त्रिभुज है, फॉर एग्जांपल इस टाइप का विषमबाहु त्रिभुज है, उसमें ये वाली भुजा मान लीजिए बड़ी और ये छोटी है, तो ये भी प्रमेय होती है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? छोटा होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो त्रिभुज से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें, समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तभी 60 60 60 मिला के तीनों कोण 180 डिग्री का उनका योगफल हो जाता है। अब ये त्रिभुज में अभिलंब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, और एक त्रिभुज में 3 अभिलंब होते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर इसको मैं थोड़ा सा रफ करके दोबारा से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई भी त्रिभुज है, तो इस भुजा के विपरीत शीर्ष ये होगा, या फिर इस भुजा का विपरीत शीर्ष ये होगा।
या फिर इस वाली भुजा का विपरीत शीर्ष ये होगा। तो मान लीजिए आप ये वाली भुजा ले रहे हैं और इस भुजा का विपरीत शीर्ष ये, और यहाँ से आप एक लंब डाल दें, यानी जो सामने इस वाली भुजा पर आके कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब कहलाएगा। और इस तरीके से हर त्रिभुज में आप 3 अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं, तो यानी हर त्रिभुज में 3 अभिलंब होते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? अगर हम माध्यिका के बारे में बात करें तो माध्यिका वो होती है जो किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी अगर आपका कोई त्रिभुज है और इस शीर्ष से आपने इस भुजा का कोई भी मिड पॉइंट ले लिया तो वो क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि माध्यिका ही लंब हो, ऐसा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में पॉसिबल है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब एक ही होते हैं। मान लीजिए आपका त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप का कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको मुझे इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब डालना है तो लंब में टेढ़ा थोड़ी डालूंगा, लंब तो हमेशा वही होता है जो सामने वाली भुजा पे आके 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आपको इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और लंब हमेशा सीधा ही डलेगा और यहाँ पर आके 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन माध्यिका जब आप खींचोगे इसी शीर्ष से इस वाली भुजा पे तो आप ये देखोगे कि इस भुजा का मिड पॉइंट क्या है, तो मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा बीच में, तो आप इससे इसको मिलाओगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका वो होती है जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाकर मिलती है। और इस तरीके से हर त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती है। ठीक है, और एक बात और है, माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में भी बांटती है। यानी अगर किसी त्रिभुज में आपने माध्यिका रेखा खींच दी, जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है उसमें आपने बीच में माध्यिका खींच दी, तो यहाँ पर जो 2 त्रिभुज बनेंगे एक त्रिभुज से, वो दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो कोण समद्विभाजक क्या होता है? रेखाखंड, ऐसा रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है एवं कोण को 2 समान भागों में बांटता है। यानी फॉर एग्जांपल आपका कोई भी त्रिभुज है और मान लीजिए आपको इस कोण का समद्विभाजक खींचना है, तो इस कोण से आपने कोई ऐसी रेखा खींची जो इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर हों, तो ये रेखा उस कंडीशन में क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। यानी कोण समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज के कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कुछ। अगर हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक एक ऐसा रेखाखंड होता है जो त्रिभुज की भुजा के साथ समकोण बनाते हुए उसे 2 समान भागों में बांटता है। यानी अगर आप लंब समद्विभाजक की बात करें तो लंब समद्विभाजक एक ऐसा समद्विभाजक होगा जो उस त्रिभुज की सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का तो कोण बनाएगा ही बनाएगा और साथ में उसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ऐसा लेकिन हर त्रिभुज में संभव नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसमें लंब डालूँ तो लंब तो सीधा ही डलेगा, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बन गया इन दोनों जगह, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाली दोनों भुजाएं समान भागों में बढ़ गई, ये छोटा भाग रह गया, ये बड़ा भाग रह गया। उसके लिए त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक होता है। अगर हम बात करें लंब केंद्र की, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र एक बिंदु होता है, वह बिंदु जहाँ किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब आपस में मिलते हैं। यानी अगर आपने मान लीजिए किसी त्रिभुज में 3 लंब डाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लंब यहाँ डाल दिया, एक इस भुजा से इस पे लंब डाल दिया, एक इस पे लंब डाल दिया, तो ये तीनों लंब जहाँ पर मिल रहे होंगे, यानी तीनों जगह आपने ऐसे लंब डाले हैं जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ये वो अभिलंब हैं। तो जहाँ ये मिलते हैं वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। तो लंब केंद्र का आपका क्लियर हो गया। अगर हम बात करें केंद्रक की, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर काटती हैं वो उसका केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाएँ मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लीजिए कि इस वाली भुजा का मिड पॉइंट ये है, ये मान लीजिए आपका ABC कोई त्रिभुज है, ये D इसका मिड पॉइंट हो गया BC भुजा का, और AC भुजा का मिड पॉइंट मान लीजिए E हो गया, और AB भुजा का मिड पॉइंट आपका F हो गया। आपने A से B को मिला दिया, ये एक माध्यिका हो गई, B से E को मिला दिया, एक माध्यिका हो गई, C से आपने F को मिला दिया, एक माध्यिका हो गई। जहाँ ये तीनों माध्यिकाओं का मिड पॉइंट होगा ये आपका त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। इसको हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये केंद्रक की विशेषता होती है कि हर माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात अगर ये D एक माध्यिका है तो ये G जो है इसे 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। ऐसे ये G CF के CG और GF यानी इसमें भी 2 और 1 का अनुपात होगा। और इसी प्रकार ये G जो है BE माध्यिका के BG वाले भाग और GE वाले भाग में, इनमें भी 2 और 1 का अनुपात होगा। तो इस तरीके से केंद्रक जो है वो हर माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आता है अगर हम बात करें अंत्य केंद्र की। अंत्य केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जो होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं वो त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। यानी आपने अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींच दिए, इस कोण का खींच दिया, इस कोण का समद्विभाजक खींच दिया, इस कोण का समद्विभाजक खींच दिया, तो ये जहाँ मिलेंगे वो उस त्रिभुज का अंत्य केंद्र होगा। ठीक है, और इस
अंत्य केंद्र से अगर आप किसी भी एक भुजा पे लंब डाल के अगर एक वृत्त बनाए तो आपका एक अंत्य वृत्त भी बन सकता है जो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। उसकी एक अलग रचना होती है, वो भी आप समझ सकते हैं, रेखागणित में होती है वो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंत्य केंद्र क्या होता है, कौन समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वो अंत्य केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप बात करें परिकेंद्र की, परिकेंद्र वो होता है वह बिंदु जहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं, वो परिकेंद्र कहलाता है। और परिकेंद्र हमेशा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए आपने इस भुजा का कोई लंब समद्विभाजक खींच दिया, लंब समद्विभाजक जो इस पर लंब भी हो और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा हो। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी रेखा खींच दी जो इस त्रिभुज को दो बराबर इस भुजा को, इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर से आपने खींच दी कोई, फिर इधर से आपने खींच दी, तो जहाँ पर ये तीनों मिलेंगे वो आपका लंब परिकेंद्र होगा। और ये विशेषता होगी, ये वाली रेखा इस भुजा को दो भागों में बांट रही होगी, ये वाली रेखा इसको दो भागों में बांट रही होगी और ये वाली रेखा इसको दो भागों में बांट रही होगी। और परिकेंद्र की विशेषता होती है कि इसकी इन तीनों शीर्षों से जो दूरियाँ होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। अगर आप यहाँ पे प्रकार की केंद्र रख के और यहाँ तक की दूरी भर के या यहाँ तक की दूरी भर के या यहाँ तक की दूरी भर के तीनों शीर्षों से दूरी भर के अगर आप वृत्त खींचेंगे तो इस तरीके से एक वृत्त जो है तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा, वो आपका परिवृत्त कहलाएगा और ये उस परिवृत्त का केंद्र होगा, यानी कि परिकेंद्र होगा। तो इस तरीके से आप परिवृत्त भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको परिकेंद्र के बारे में बता दिया। अगर हम बात करें 15वें पॉइंट की, तो 15वें पॉइंट में लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय भी, इसके लिए भी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी इससे पहले ला चुका हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध होती है वो पूरा बहुत अच्छे से उसमें जो है सिद्ध करके इसमें दिखाया गया है कि कर्ण का स्क्वायर किस तरीके से आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और नीचे वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है, ठीक है, जिसको बेस कहते हैं। और ये आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें हमेशा क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से 15 पॉइंट हो गए। अगर हम बात करें 16वें पॉइंट की, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी किसी भी त्रिभुज में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में मान लीजिए इस भुजा के समांतर आपने कोई रेखा खींच दी, कहीं भी खींच दी, मान लीजिए ऐसे खींच दी, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो फिर क्या होगा, ये जो भुजा आपने खींची है समांतर, ये बाकी जो दो भुजाएं हैं उन दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। अर्थात अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम मैं ABC रख दूँ और या ये वाली भुजा इन्हें D और E पॉइंट पे काटती हुई जाती है, तो AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। यानी अगर आपने नीचे वाली भुजा के समांतर यहाँ भुजा खींची है तो ये जिन दो पॉइंटों पे इसे काटेगी, इन AD और DB का अनुपात AF और AE और EC के अनुपात के बराबर होगा, यानी समान अनुपात में बांटती है। 16 पॉइंट हो गया। अगर हम बात करें 17वें पॉइंट की, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा के समांतर व आदि होती है। यानी कि त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के हमेशा क्या होती है, समांतर भी होती है और उसकी आदि भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ABC त्रिभुज है और AB भुजा का कोई मध्य बिंदु है D, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, और AC भुजा का कोई मिड पॉइंट है E, और आपने अगर इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों मध्य बिंदु को, तो ये जो रेखा होगी वो इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और लंबाई में इसकी आधी होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। ये भी एक प्रमेय होती है। तो आपका अब 18वां पॉइंट अगर हम देखें, तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा की माध्यिका और उसके आधे के वर्गों के योग के दुगने के बराबर होता है। ये पॉइंट हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसमें कोई सी भी दो भुजाएं हो, जैसे ABC, ये दो भुजाएं हो गई, इसमें AB और AC यानी AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायरों का योग, ये कहा है इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग। जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी BC, इसकी जो माध्यिका होगी, मान लीजिए आपने इसकी माध्यिका, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट D है, आपने इसकी माध्यिका AD खींच दी, तो इस तीसरी भुजा की जो माध्यिका है AD वो, और उसके आधे यानी कि इस पूरी भुजा BC का आधा मान लीजिए वो BD भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर। तो उसका आधा मान लीजिए कौन हो गया, BD हो गया। तो तीसरी भुजा की माध्यिका AD और उसके आधे यानी BD के वर्गों, यानी इनका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, इनके योग के भी क्या दुगने के बराबर हो सकता है, होता है। दैट मीन्स ये हो गया
कि ए बी और ए सी का स्क्वायर, यानी आपने अगर कोई त्रिभुज बना रखा है तो उस त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजाओं का स्क्वायर, ए बी और ए सी का स्क्वायर, वो जो तीसरी भुजा होगी उसकी जो माध्यिका है ए डी उसका स्क्वायर, और जो तीसरी भुजा थी उसका कोई सा भी आधा पार्ट ले लो, चाहे बी डी ले लो चाहे डी सी, हमने बी डी ले लिया तो उस बी डी का स्क्वायर और उन दोनों का योगफल के भी क्या दुगने के बराबर होता है, यानी ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। तो ये इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। ये सब फॉर्मूले के तौर पर किसी भुजा का मान निकालने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब एज ए शॉर्ट ट्रिक आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर अगर हम 19वें पॉइंट की बात करें कि किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, यानी मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में किसी भी कोण का, मान लीजिए आपने इस कोण का समद्विभाजक खींच दिया, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींच दी, तो ये जो विपरीत भुजा होगी, विपरीत भुजा ये होगी सामने वाली, इस भुजा को भी क्या करेगा, इस भुजा को अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि अगर आपने किसी भी कोण का समद्विभाजक खींचा है, मान लीजिए आपने ये कोण ए का समद्विभाजक खींचा है, तो ये जो कोण ए का समद्विभाजक आपने मान लीजिए ए डी खींचा है, तो ये इस सामने वाली भुजा बी सी को जो विभाजित करेगा वो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि इस आप ये कह सकते हो बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब बी डी और डी सी का अनुपात, यानी बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वो ए बी और ए सी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस भुजा के जो दो भाग होंगे उनमें अनुपात किसके बराबर होगा, इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है आपका 20वां पॉइंट। अगर हम 20वें पॉइंट की बात करें, किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होने पर वो दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी आपके पास मान लीजिए अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज आपका डी ई और एफ है, तो इन दो त्रिभुजों की अगर संगत भुजाएं समान है, यानी कि ये वाली भुजा संगत भुजाएं मतलब जो एक जैसी हैं, जैसे ए बी के संगत कौन हुई, डी ई, बी सी के संगत कौन हुई, ई एफ, ए सी के संगत कौन हुई, डी एफ, तो ए बी और डी ई अगर ये बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है और ए सी और डी एफ बराबर है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वैसे भी सर्वांगसमता की विशेषता होती है, सर्वांगसमता की 3-4 पॉइंट होते हैं। एक तो भुजा 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 सर्वांगसमता, यानी अगर तीनों दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं। एक होती है भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो और एक उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाते हैं। या फिर कोण भुजा कोण, यानी अगर दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी अगर त्रिभुजों में कोई सी तीन चीज़ें बराबर हैं दो त्रिभुजों में तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब बात करें 21वें पॉइंट की, किन्हीं दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, जो मैं ऑलरेडी बता दिया, तो अगर वो समान हो तो भी वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। और ऐसी 22वां पॉइंट, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और उनके बीच की भुजा समान हो तो वो दोनों त्रिभुज भी क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। और एक होता है समरूप त्रिभुज। सर्वांगसम का चिन्ह इस तरीके से लगता है, बराबर के चिन्ह के ऊपर इस तरीके से हम चिन्ह लगा देते हैं, और समरूप का त्रिभुज इस तरीके से खाली लगता है। समरूप त्रिभुज भी होते हैं, इसको भी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, समरूप त्रिभुजों की मैं भी करा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जब किसी त्रिभुज के कम से कम दो कोण आपस में बराबर हो जाए, मतलब दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, यानी वो समान कोण त्रिभुज कहलाएंगे। तो वो ऐसी कंडीशन में वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ये मान लीजिए ए बी सी है पहला वाला और ये डी ई एफ है, और अगर मान लीजिए इसका ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुजों को आप समान कोण त्रिभुज भी कह सकते हो, समरूप त्रिभुज भी कह सकते हो। इस कंडीशन में इसकी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के और इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों की एक विशेषता और होती है कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए अगर आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इस भुजा का स्क्वायर बटे इस भुजा का स्क्वायर उनके बराबर होगा, या इस भुजा का स्क्वायर बटे इस भुजा का स्क्वायर, या मतलब आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ऊपर हो गया, नीचे त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल हो गया, तो वो मान लीजिए ए बी भुजा है तो ए बी के स्क्वायर, और मान लीजिए इसकी ये वाली भुजा डी ई है तो डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली ये बी सी भुजा है और ये ई एफ है तो बी सी के स्क्वायर और ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। इस टाइप की भी मैं फिर में सिद्ध करा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने विस्तार से आपको इन 22 पॉइंटों के अलावा कुछ और भी पॉइंट बता दिए, और इनमें हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया हो या आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये नियम आपको पसंद आए हों, तो आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।